Hello students, today we are going to start jurisdiction, powers and functions of the Supreme Court. जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये 6 चैप्टर में से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ऐसे टाइप वाला कि जुरिस्डिक्शन भी पूछे जा सकते हैं और फंक्शंस भी पूछे जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का। तो ये एक अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में और इस चैप्टर का भी सबसे हाईलाइटेड इम्पॉर्टेंट आंसर है। So let's start without wasting the time. So the jurisdiction powers में देखते हैं. First is original jurisdiction. और original jurisdiction is further divided into original single jurisdiction and original concurrent jurisdiction. The next one is appellate jurisdiction. Appellate jurisdiction is further divided into 4 categories. First, constitutional matters. Second, civil matters. Third, criminal matters. And fourth, specific matters. Third one is power to give special order for appeal, advisory jurisdiction, court of record, protector of fundamental rights, and last, judicial review. These are the powers of the Supreme Court. So now first let us see the meaning of jurisdiction. What is jurisdiction? Jurisdiction का मतलब वो क्या होता है? तो the power given to a legal body, here we are talking about Supreme Court, legal body is here Supreme Court, not any other court, to make legal decisions and judgment. तो jurisdiction का मतलब होता है ऐसा power, ऐसी authority जो किसी कोर्ट, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को दी गई है किसी पर्टिकुलर लीगल डेसिशंस और जजमेंट्स को लेकर। तो किस प्रकार से इनका सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार क्षेत्र है वो क्या है, कहाँ पर वो अपने सुनवाई दे सकते हैं, अपने लीगल डेसिशंस दे सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे जुरिस्डिक्शन के अंदर। सो लेट अस रीड in detail the jurisdiction. First is original jurisdiction. Original jurisdiction जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 131 में मेंशन किया गया है इसके बारे में। सो व्हाट इज़ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन? इट मीन्स द पावर टू हियर डिस्प्यूट्स इन द फर्स्ट इंस्टेंस एंड नॉट बाय वे ऑफ अपील। यानी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में ऐसे केसेस आते हैं, ऐसे डिस्प्यूट्स की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करते हैं जहाँ पर केस फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं, यानी वो अपील के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में नहीं आते हैं। अपील का मतलब क्या होता है? जैसे कोई केस है, आपने पहले फ़ाइल किया सबॉर्डिनेट कोर्ट में और फिर उसके फ़ैसले से आप सहमत नहीं हो, फिर आप गए हाई कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट के डिसीजन से भी सहमत नहीं होकर आप अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो इसको कहते हैं अपीलिंग। तो यहाँ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में कोई भी केस जो है वो अपील के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में नहीं आता है, बल्कि डायरेक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आता है सुनवाई के लिए, तो उसे कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन और ये आर्टिकल 131 में है। तो यानी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का पावर है कि वो फर्स्ट इंस्टेंस में जो भी केसेस आते हैं उसकी सुनवाई देते हैं। नाउ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है उसके डिवीज़न देख लेते हैं। फर्स्ट, ओरिजिनल सिंगल जुरिस्डिक्शन। अब ओरिजिनल सिंगल जुरिस्डिक्शन क्या है? इट रिफर्स, मतलब ऐसे इसमें डिस्प्यूट्स आएंगे विच कैन बी हर्ड ओनली बाय द सुप्रीम कोर्ट। और वो कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने फैसले सुना सकती है? तो वो कौन से हैं? द सुप्रीम कोर्ट विल सॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अगर सेंटर एंड स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट्स है तो वो केसेस डायरेक्टली कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट, और उसकी सुनवाई भी कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। और ऐसे डिस्प्यूट्स जो है बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, एक या एक से अधिक स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट्स होता है तो वो भी हियरिंग सुप्रीम कोर्ट करती है। थर्डली, बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल को सब्जेक्ट्स को लेकर अगर डिफरेंट स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट्स हैं तो वो केसेस भी हैं डायरेक्टली फर्स्ट इंस्टेंस में कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में, और उसकी सुनवाई भी कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगी। तो ये 3 ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुनवाई करती है और ओनली सुप्रीम कोर्ट कर सकती है इन बेसिस पर सुनवाई। अब अगला जो है जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर ओरिजिनल कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन।
इसमें बताया गया है कि द डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स कैन बी फर्स्टली प्रेजेंटेड इन द हाई कोर्ट of the respective state or can directly be presented in front of the Supreme Court if required। इसमें बताया जो भी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आपके डिस्प्यूट्स हैं, यानी किसी सिटीजन का फंडामेंटल राइट वायलेट किया गया है तो वो चाहे तो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है या फिर डायरेक्टली वो सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पर ये आपको प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है कि आप फर्स्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो ये होता है ओरिजिनल कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल सिंगल ज्यूरिसडिक्शन में क्या है, सिर्फ सिंगल अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के पास है जजमेंट सुनाने की 3 ग्राउंड्स पर जो हमने ये देखे हैं। और ओरिजिनल कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन में क्या है, जब आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, उनसे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है तो वो चाहे तो फर्स्टली हाई कोर्ट में प्रेजेंट किए जा सकते हैं, वो केस हाई कोर्ट में फाइल हो सकता है या फिर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। ये होता है ओरिजिनल कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन। अब नेक्स्ट आता है आपका एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन, जो आर्टिकल 132 टू 134 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में वर्णन किया गया है। सो व्हाट इज़ एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन? मैंने बताया अपील यानी याचना करना, लोअर कोर्ट से सबऑर्डिनेट कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील करना। Appellate jurisdiction is the power by which if a person is not satisfied with the decision of a lower court, he may appeal in a much higher court। जैसे मैंने बता दिया था, एक पर्सन है, जैसे आपने पहले कोई जो केस है आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट में फ़ाइल किया है, वो अगर आप उसके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो फिर आप हाई कोर्ट में जाते हैं, और हाई कोर्ट में भी अगर आप डिसीजन से सहमत नहीं होते हैं, सेटिस्फाइड नहीं होते, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं। तो ये होता है अपील का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, जिसे कहते हैं एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन। ओके, यानी अपील के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में कोई केस आना। पहले डायरेक्टली आना तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हो जाता है, यानी कोई ऐसा केस जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास आता है और वो मस्ट है, तो वो हमने 3 ग्राउंड्स में देखें। वैसे ही एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन में क्या होता है, ऐसे केसेस जो अपील के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट इज़ द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। दिस इज़ वी नो वेरी वेल दैट इसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ आप कह सकते हैं कि ये फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है, इसलिए इसके बाद कोई कोर्ट नहीं है जहाँ पर आप जाओगे आपकी अपील लेकर। दो द प्रेसिडेंट पावर इज़ डिफरेंट, जब हमने प्रेसिडेंट में पढ़ा है कि वहाँ पर किसी भी कॉन्विक्ट पर्सन होता है, उस क्रिमिनल की रिकमेंडेशंस पर उसकी पार्डन कर सकते हैं, रेमुनरेशन मिल सकता है उसके पनिशमेंट में प्रेसिडेंट के थ्रू। बट जो सुप्रीम कोर्ट है वो फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है, और उनके जो डिसीशंस हैं वो सभी कोर्ट को बाइंडेड है, मतलब सभी कोर्ट्स को उन्हें मानना पड़ता है, माननीय है सभी के लिए। यानी जो फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना देती है उसे सभी को मानना पड़ेगा। तो एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन में क्या होता है कि अगर एक पर्सन लोअर कोर्ट्स के फैसले से सहमत नहीं है तो वो हायर कोर्ट्स में यानी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट का जो है वो फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है और उसके फैसले हैं वो सभी कोर्ट के द्वारा माननीय होंगे। अब नेक्स्ट वाला आपके आता है कि ये एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन जो कि कैटेगरीज, एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन भी 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, सेकंड आपका सिविल मैटर, थर्ड क्रिमिनल मैटर और फोर्थ स्पेसिफिक मैटर। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हम डिटेल में देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में क्या होता है। In case of constitutional matter, an appeal can be made to the Supreme Court against the judgment of a High Court। तो इसमें क्या बताया गया है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होता है तो लोअर हाई कोर्ट में चल रहा है वो केस, तो हाई कोर्ट ने कुछ फैसला ढंग से नहीं दिया और पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का मैटर कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में अपील होता है बेटर फैसले के लिए। पर कब क्या होता है, जब वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में किन कंडीशन पे ट्रांसफ़र होता है। If the High Court certifies that the case involves an important question of law regarding interpretation of Constitution, यानी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होता है उसका इम्पोर्टेंट लॉ का क्वेश्चन होता है और
हाई कोर्ट खुद सर्टिफाई करता है, हाई कोर्ट खुद प्रूव करता है कि अब ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर, इंटरप्रिटेशन के बेस पर, तो इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही होनी चाहिए। ऐसे टाइम पे जो है अपील कहाँ जाती है? सुप्रीम कोर्ट में। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हाई कोर्ट में आता है और हाई कोर्ट जो है इस डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं कर पाती है और हाई कोर्ट खुद ये सर्टिफाई करती है कि ये केस जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ है रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या के तहत, तो इसे ये सुनवाई कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगी। तो ये हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। सेकेंड वाला है सिविल मैटर्स। In the beginning, Supreme Court could give its hearing only on such disputed cases from the High Court which were more than 20,000 rupees. After 30th Constitutional Amendment 1972, this monetary limit has been removed. तो सिविल मैटर्स में क्या होते थे? ऐसे केसेस ही हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के पास जाते थे जिसकी वैल्यू 20,000 से ज़्यादा हो। 20,000 से नीचे वाले अमाउंट के केसेस सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए नहीं जाते थे। लेकिन 30th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद 1972 के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद ये जो मॉनेटरी लिमिट है 20,000 वाली वो हटा दी है। अब कोई भी अमाउंट के केस जो हैं वो अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। यानी पहले सुप्रीम कोर्ट उन्हीं केसेस की सुनवाई करता था जो 20,000 से ज़्यादा होती थी, उससे कम वाली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती। लेकिन 30th अमेंडमेंट 1972 के तहत ये मॉनेटरी लिमिट हटा दी गई है और जो है अब सुप्रीम कोर्ट है वो किसी भी अमाउंट के लिए अपनी सुनवाई दे सकता है और आप चाहो तो उसे अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में किसी भी अमाउंट के सिविल मैटर से रिलेटेड डिस्प्यूट को। नेक्स्ट आता है आपके क्रिमिनल मैटर्स। In the Supreme Court, appeal can be made against the decision of the High Court in such criminal cases. यानी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में कब अपील कर सकते हो? क्रिमिनल केस के कंडीशन में। तो ये 3 कंडीशंस बताई गई हैं। अगर ये 3 कंडीशंस होती है तो हाई कोर्ट के फैसले सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। वो क्या क्या है? In which a subordinate court has released a convict and the High Court has rejected this decision and sentenced the convicted person to डेथ। फर्स्ट केस में क्या होता है? जैसे एक सबॉर्डिनेट कोर्ट है, ठीक है, उस कोर्ट ने फैसला किया कि ये पर्सन जो है वो बेगुनाह है और उसे फैसला सुना दिया कि इसे बाइज्जत बरी कर दिया, मतलब उसे छोड़ दिया जाए। तो सबॉर्डिनेट कोर्ट ने एक पर्सन को छोड़ दिया, ठीक है, उस कॉन्विक्ट को छोड़ दिया, अपराधी को छोड़ दिया, यानी वो उसे अपराध उसका प्रूव नहीं हुआ सबॉर्डिनेट कोर्ट में और वो फ्री हो गया। लेकिन वापस किसी ने हाई कोर्ट में अपील की, ठीक है, तो हाई कोर्ट में अपील करने पर क्या हुआ? हाई कोर्ट ने सबॉर्डिनेट के डिसीजन को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, कि तुमने इसको कैसे छोड़ दिया। और हाई कोर्ट ने अपना खुद का फैसला क्या बनाया कि ये पर्सन क्या फ़ैसला सुनाया? सारी केस की जांच पड़ताल की और इस पर्सन को सजाए मौत सुना दी। तो पहले केस में क्या हुआ था कि सबॉर्डिनेट कोर्ट जो है एक पर्सन के ऊपर केस जजमेंट देती है कि वह बेगुनाह है और उसे रिलीज़ कर देती है। वही पर्सन का केस हाई कोर्ट में अपील होता है और हाई कोर्ट क्या करता है कि उस क्रिमिनल को पनिश करती है और पनिशमेंट के तौर पे उसे सजाए मौत सुना देती है। ऐसे केस में वो पर्सन कहाँ अपील कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है कि देखो भाई, आप हाई कोर्ट ने मुझे सज़ा दे दी जबकि सबॉर्डिनेट कोर्ट ने मुझे बाइज्जत छोड़ दिया था। अब ये कंडीशन हो, अगर ये नहीं है तो दूसरी कंडीशन क्या है? जब आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट, in which the High Court hears a case of a subordinate court and sentence a convicted person to death। यानी इसमें ऐसा ही होता है कि एक केस है जो सबॉर्डिनेट कोर्ट में चल रहा है और सबॉर्डिनेट कोर्ट जो है वो खुद ही ट्रांसफ़र कर देता है हाई कोर्ट की तरफ अपना केस के, भाई इसकी सुनवाई आप ही करो, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे केसेस में हाई कोर्ट सबॉर्डिनेट कोर्ट से वो केस ले लेता है और उस कन्विक्टेड पर्सन को सजाए मौत सुना देता है और ऐसे कंडीशन में वो पर्सन कहाँ अपील करेगा? सुप्रीम कोर्ट में फर्दर जस्टिस के लिए। थर्ड कंडीशन क्या है? इफ़ द हाई कोर्ट इटसेल्फ प्रूव्स दैट द केस इज़ लायबल टू बी हर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट।
और बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे केसेस हाई कोर्ट के पास आ जाते हैं जिससे हाई कोर्ट ये सर्टिफाई कर देता है कि ये केस है जो हमारे बस की बात नहीं है या हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारे दायरे से बाहर है। तो इस हाई कोर्ट जो सर्टिफाई करके क्या करता है, इस केस को ट्रांसफ़र कर देता है सुप्रीम कोर्ट के पास कि आप इसका फ़ैसला सुनाओ। तो ये 3 कंडीशंस है क्रिमिनल में। फर्स्ट कंडीशन क्या हुआ, जिसमें सबॉर्डिनेट कोर्ट ने एक पर्सन को रिलीज़ कर दिया, ठीक है, एक कॉन्विक्ट को, अपराधी को रिलीज़ कर दिया, ठीक है, लेकिन वही पर्सन के लिए कोई अपील करता है हाई कोर्ट में और कहता है इसको तो छोड़ दिया जबकि इसको सज़ा होनी चाहिए। तो हाई कोर्ट में वापस केस चलता है उस पर्सन के अगेंस्ट और हाई कोर्ट क्या फ़ैसला सुनाती है, उसे मौत की सज़ा देती है। तो ऐसे केस में वो कन्विक्टेड पर्सन कहाँ अपील कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में। सेकेंड केस में क्या होता है कि हाई कोर्ट जो है सबॉर्डिनेट कोर्ट से केस ले लेती है और उस कन्विक्टेड पर्सन को डेथ सेंटेंस दे देती है। थर्ड में हाई कोर्ट खुद ये सर्टिफाई करती है कि ये इस केस की सुनवाई किसके द्वारा होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो वो कोर्ट जो है अपना केस सुप्रीम कोर्ट की ओर ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये है आपके क्रिमिनल मैटर्स। लास्ट वाला आपके जो है इसमें एपेलेट जुरिस्डिक्शन में स्पेसिफिक मैटर्स में ये कहा गया है कि कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं जो अबव मेंशन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल सिविल क्रिमिनल से अलग हैं और वो इम्पॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस उसमें, ठीक है। तो यह आर्टिकल सेक्शन 135 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बिन गिवन दिस राइट दैट एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट द सुप्रीम कोर्ट गिव्स परमिशन टू हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन मेड बाय एनी हाई और सबॉर्डिनेट कोर्ट। तो स्पेसिफिक मैंने मिलिट्री कोर्ट को छोड़कर, मिलिट्री कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मिलिट्री कोर्ट ने जो फैसले सुनाए तो उसके अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है। मिलिट्री कोर्ट का दायरा अलग है। मिलिट्री कोर्ट के फैसले सुप्रीम कोर्ट में नहीं चेंज किए जा सकते हैं या मॉडिफाई किए जा सकते हैं। तो मिलिट्री कोर्ट के फैसले के अलावा अगर कोई भी पर्सन है जो हाई कोर्ट या सबॉर्डिनेट कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो उस डिसीजन के अगेंस्ट जाकर वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। तो ये स्पेसिफिक मैटर्स में है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक वेरी वेल एंड we will discuss the rest of the part in the next video. So once again we will see that this original in appellate jurisdiction we have the 4 matters: constitutional matters and civil matters, criminal matters and specific matters. The powers we will discuss in the next video. Thank you.